welcome back. Let's do the Hicks now. So I know that in your books Hicks actually is done in the end. Why I want to do it right now is क्योंकि कभी कभी ना एग्जाम्स के अंदर हिक्स का न्यूमेरिकल आ जाता है और अगर आप हिक्स और स्लत्स्की का न्यूमेरिकल साइड बाय साइड करो तो अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा डीप हो जाती है. इसीलिए आई वांट टू डू हिक्स राइट नाउ. और जब हम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स जो कॉप डगलस, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह करेंगे ना, उसके अंदर हम स्लत्स्की और हिक्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. तो जैसे कि हमें पता ही है ऑलरेडी कि हम लोगों ने बोला है प्राइस इफेक्ट जो होता है दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट. ये चीज़ हम बोल चुके हैं. सेकेंडली हम ये बोल रहे हैं कि ये वाली जो चीज़ है ये हिक्स और स्लत्स्की दोनों ने अग्री करी थी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को निकालने के लिए हमें परचेजिंग पावर को कांस्टेंट करना जरूरी है. टू फाइंड आउट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वी नीड टू मेक श्योर दैट परचेजिंग पावर इज कांस्टेंट. ठीक है, अगर हम परचेजिंग पावर को कांस्टेंट कर देते हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट निकाल सकते हैं. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिक्स एंड स्लत्स्की? द वे दे मेड परचेजिंग पावर कांस्टेंट. जिस तरीके से उन्होंने परचेजिंग पावर को कांस्टेंट किया वो डिफरेंस है हिक्स और स्लत्स्की के अंदर. स्लत्स्की हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. स्लत्स्की के अंदर ही मेड ई नॉट जस्ट अफोर्डेबल. स्लत्स्की के अंदर ही मेड ई नॉट जस्ट अफोर्डेबल. ही सेड कि अगर परचेजिंग पावर कांस्टेंट है तो जो मेरा ओरिजिनल बंडल है वो भी अफोर्डेबल है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम. सो दे मेड ई नॉट जस्ट अफोर्डेबल. हिक्स सेड constant purchasing power would imply constant welfare. Constant welfare would imply constant utility. Constant utility कहाँ होती है? Constant utility होती है same IC के ऊपर. अगर constant utility same IC के ऊपर होती है तो Hicks कैसे का फंक्शन करता है? Hicks makes sure that the line CD is still parallel to AB1. हाँ, जो हमने पहले बोला था वो ट्रू है. It still has a compensated income, except that उसकी जो compensated income है वो ऐसे है that it is tangent. It is tangent to the same IC. It is tangent to the same IC. So if I draw the diagram for this, हमें पता है originally हम कहाँ पे हैं? Originally we are on AB. P1 falls. We move from AB to AB1. ये मेरा IC है initially जहाँ पे मैं E0 के ऊपर कंज्यूम कर रही हूँ. अब मेरी जो लाइन CD है which is this orange line, it is still parallel to AB1, which means AB1 and CD have the same P1 dash and P2, except that it is tangent to the same IC. जो पुराना IC था ना उसी पे हम tangent हैं. So we move from E0 to E0 dash. हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो E0 से E0 डैश पे शिफ्ट होता है CD के ऊपर. सो हिक्स कैसे परचेजिंग पावर को कांस्टेंट करता है? बाय मेकिंग यूटिलिटी कांस्टेंट. हिक्स मेक्स परचेजिंग पावर कांस्टेंट बाय मेकिंग यूटिलिटी कांस्टेंट, व्हिच मींस हम कहाँ पे रहेंगे? वी विल स्टे ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व. सो जैसे जैसे अब हम अपना वो करते जाएंगे, न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे, दिस विल बिकम क्लियरर एंड क्लियरर. आई वांट टू टॉक अबाउट वन मोर थिंग व्हिच इज कॉल्ड compensated income and compensated demand curve. So compensated income is M dash. M dash कहाँ पे होती है? The journey between M to M dash, the journey between P1 to and M to P1 dash and M dash is only substitution effect. The journey between AB to CD is only the substitution effect. So consequently, compensated demand curve is also the demand curve which shows only substitution effect. वो हिक्स का भी ड्रॉ कर सकते हैं हम और स्लत्स्की का भी ड्रॉ कर सकते हैं. So a lot of times in the exam you see the term Hicks कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व. अगर आपको कोई बोले कि हिक्स का कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व बनाओ तो आप कैसे बनाओगे? आप बनाओगे एक डिमांड कर्व जिसमें आप P0 E0 को और P1 डैश E0 डैश को मिला के उसका डिमांड कर्व बनाओगे. So when you make a demand curve which shows point E0 and E0 dash, so when you show a point P0 with E0 and P0 dash with E0 dash and you combine the two, that's your compensated demand curve. And original demand curve, the natural demand curve will be showing you P0, E0 and P0 dash के ऊपर it will have E1 क्योंकि हम E1 पे consume करेंगे ना. So then when you combine these two,
it's a regular demand curve. When you draw this one, it's a compensated demand curve. So what is a compensated demand curve? Compensated demand curve is the one which shows only substitution effect. Just a notation that I wanted to show you, right? इसका demand curve आए तो आप बना सकते हो. अब हम next video से आपके numericals शुरू करेंगे. All right? Thank you.